गुड मॉर्निंग बच्चों, मेरा नाम अनुज सिंह है और मैं आज आपको केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा। अब केमिस्ट्री के अंतर्गत मैं आपको IUPAC नेम के बारे में बताऊंगा। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं IUPAC नेम। IUPAC नेम सबसे पहले आता है कि इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। तो IUPAC के नेम का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। क्या होता है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ओके, अब देखते हैं इसका हिंदी में फुल फॉर्म क्या होता है। अंतरराष्ट्रीय शुद्धता एवं अनुप्रयुक्त रसायन का संघ। समझ में आ रहा है? अंतरराष्ट्रीय शुद्धता एवं अनुप्रयुक्त रसायन का संघ। अब देखते हैं इस संघ का काम क्या होता है। तो आप लोग जानते होंगे, जब किसी घर में कोई छोटा बच्चा होता है तो उसके नामकरण के लिए पंडित जी को बुलाया जाता है। तो बच्चों का नामकरण कौन करता है? पंडित जी। सेम इसी तरह रसायन के अंतर्गत जितने भी यौगिक हैं उनका नामकरण का काम कौन करता है? ये संघ करता है। समझ पा रहे हैं? इस संघ का काम क्या है? रसायन विज्ञान के अंतर्गत उपयोग में आए हुए सभी यौगिकों का नामकरण करना। ओके, इसका क्या होता है? यौगिकों का नामकरण करना। ओके बच्चों, यौगिकों का नामकरण। ओके, अब देखते हैं कुछ नियम जिनका उपयोग करके हम यौगिकों का नामकरण करना सीखेंगे। ठीक है, तो कुछ सबसे पहले नियम क्या होता है आपका? जब भी हम देखते हैं किसी भी, जैसे हम क्या करते हैं, हमारा नाम होता है, उसमें हमारा सबसे पहले नाम होता है, फिर हमारा क्या होता है? सरनेम होता है। जैसे देखा जाए तो हमारे नाम क्या होते हैं? तीन चीजों से मिलकर बनते हैं, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और सरनेम, लास्ट नेम। समझ पा रहे हैं? तो सेम वही प्रोसीजर, वही नियम यहाँ भी उपयोग होते हैं। सेम नियम यहाँ भी होते हैं। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? प्रतिस्थापी समूह। सबसे पहले हम लिखते हैं प्रतिस्थापी समूह, फिर लिखते हैं कार्बन की संख्या। कार्बन की संख्या के आधार पर इसका नाम, संख्या के आधार पर नाम। फिर लिखते हैं क्रियात्मक समूह के नाम। क्रियात्मक समूह के नाम, क्रियात्मक समूह के नाम। ओके बच्चों, जैसे आपने देखा, जैसे हम अगर एग्जाम्पल लें किसी भी व्यक्ति का नाम, क्या होता है? सबसे पहले उसमें क्या होता है? फर्स्ट नाम होता है, फर्स्ट नेम। फिर क्या होता है? मिडिल नेम, मिडिल नेम। फिर होता है आपका लास्ट नेम। तो सेम प्रोसीजर है यहां भी। जब हम किसी यौगिक का नामकरण करते हैं तो वहां भी आपका क्या होता है? फर्स्ट नेम क्या होता है? प्रतिस्थापी समूह। मिडिल नेम क्या होता है? कार्बन की संख्या के आधार पर उसका नाम। और फिर लास्ट नेम क्रियात्मक समूह का नाम। समझ पा रहे हैं? ठीक है, इसको अगर हम इंग्लिश में भी समझें तो प्रतिस्थापी समूह को बोलते हैं सब्स्टिट्यूएंट्स। सब्स्टिट्यूएंट्स नेम या ग्रुप। ये नेम ऑफ कार्बन, नेम ऑफ कार्बन on the basis of their number. Okay, last is functional group. Okay, are you getting my point? IUPAC नेम हम कैसे लिखते हैं? सबसे पहले प्रतिस्थापी समूह, आई मीन सब्स्टिट्यूएंट। फिर कार्बन की संख्या के आधार पर उनका नाम, मीन नेम ऑफ कार्बन ऑन द बेसिस ऑफ देयर नंबर। लास्ट नेम क्या होता है? क्रियात्मक समूह के नाम, मीन्स फंक्शनल ग्रुप। ओके, फिर अब देखते हैं, अब देखिए यहां आता है क्या,
प्रतिस्थापी समूह क्या होते हैं, कार्बन कैसे हम काउंट करेंगे, कार्बन काउंट करने के बाद उनका नाम क्या होगा, क्रियात्मक समूह कितने प्रकार के होते हैं, तो इन सब के बारे में आप पढ़ते हैं। ठीक, तो जैसे देखते हैं, हमने अभी देखा कि आपका जो यह नाम होता है वो 3 चीजों से मिलकर बनता है। कौन कौन से, प्रतिस्थापी समूह, कार्बन नेम और क्रियात्मक समूह। तो देखते हैं कौन कौन से आपके कार्बन्स होते हैं, कितने आपके प्रतिस्थापी समूह होते हैं, कैसे, और कैसे क्रियात्मक समूह होते हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले बेसिक ये हम जानते हैं कि हम जब कोई भी यौगिक होता है तो कोई ना कोई बंध से जुड़कर बना होता है, बंध से मिलकर बना होता है। तो देखते हैं बंध कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के बंध होते हैं। कौन कौन से, एकल बंध, द्विक बंध और त्रिक बंध। इसको क्या बोलते हैं, एकल बंध, एकल बंध, इसको बोलते हैं द्विक बंध, और इसको क्या बोलते हैं, त्रिक बंध। ठीक है, एकल बंध, द्विक बंध, त्रिक बंध। तो जब किसी यौगिक में एकल बंध आता है तो उसका जब आईयूपीएसी नेम लिखते हैं तो हम क्या लिखते हैं, वहां एन लिखते हैं। ओके, एन लिखते हैं। फिर अगर किसी यौगिक में क्या आ जाए, डबल बॉन्ड आ जाए या द्विक बंध आ जाए तो वहां क्या जोड़ते हैं, एन जोड़ते हैं। ठीक, यदि किसी यौगिक में ट्रिपल बॉन्ड आ जाए या त्रिक बंध आ जाए तो वहां हम क्या जोड़ते हैं, आयन जोड़ते हैं। ओके बच्चों, अब देखते हैं हम कि यदि क्या है किसी यौगिक में, हम क्या अभी देखते हैं कि कार्बन की संख्या के आधार पर, कार्बन की संख्या के आधार पर उनका नाम क्या होगा, नाम। तो अगर क्या हो, एक कार्बन हो तो एक कार्बन क्या बोलते हैं, मेथ। 2 कार्बन हो तो एथ। ठीक है, 3 कार्बन हो तो क्या करेंगे, 3 कार्बन के लिए प्रोप। सिमिलरली ऐसे ही 4 कार्बन के लिए ब्यूट, ब्यूट, 5 के लिए पेंट। ठीक है, इसी के आगे अगर हम कंटिन्यू करते हैं अगर, तो देखो कहाँ तक बन रहा है। अगर आपका क्या नंबर आ जाए, 5 के बाद 6 आ जाए, 6 के लिए क्या है, हेक्स, 7 के लिए हेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट, 9 के लिए नॉन, 10 के लिए डेक। आई थिंक इतने अगर आपके कार्बन के नंबर्स पता हो तो मुझे लगता है इतने में आपका काफी है। ठीक है बच्चों, अगर एक कार्बन है तो उसको क्या बोलेंगे, मेथ। 2 कार्बन है तो एथ, 3 कार्बन हो प्रोप, 4 कार्बन हो तो ब्यूट, 5 हो तो पेंट, 6 हो तो हेक्स, 7 हो तो हेप्ट, 8 हो तो ऑक्ट, 9 हो तो नॉन और 10 हो तो डेक। ओके, इतने नंबर ऑफ कार्बन का अगर नाम आपको पता है तो मुझे लगता है इतना काफी है। बाकी इसके आगे आप आगे पढ़ेंगे, तो इतना आज काफी है अभी। फिर अब देखते हैं प्रतिस्थापी समूह। तो आपके प्रतिस्थापी समूह कुछ इस प्रकार से हैं, जैसे आपका क्या है, CH3, और ये इसका मतलब क्या होगा, इसके साथ कोई ना कोई समूह जुड़ा हुआ है, कोई ना कोई एक चेन जुड़ी हुई है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे कोई ना कोई एक चेन जुड़ी हुई है। ठीक है, और उस चेन में क्या है, ये CH3 समूह जुड़ा हुआ है। जब उस चेन में CH3 समूह जुड़ा होगा तो उसका नाम क्या बनता है, मेथिल। सिमिलरली अगर उस चेन में क्या जुड़ा हो आपका C2H5 तो उसको क्या बोलेंगे, इथिल। अगर उसमें क्या हो, C3H7 जुड़ा हो तो प्रोपिल। इस तरह अगर C4H9 हो जाए तो ब्यूटिल, पेंटिल, इस तरह से आगे हम पढ़ते जाएंगे। फिर और देखते एग्जांपल, जैसे NO2 जुड़ जाए चेन में तो क्या बोलेंगे, नाइट्रो। अगर आपका उस चेन में, यौगिक की चेन में अगर क्या बेंजीन जुड़ जाए तो उसका नाम क्या हो जाएगा, फेनिल हो जाएगा। ठीक है, प्रतिस्थापी समूह। उसके बाद क्या है, अगर आपका हैलोजन तत्व देखते हैं, हैलोजन तो अगर चेन के साथ क्या जुड़ जाए, फ्लोरो, तो क्या बन जाता है, फ्लोरो। अगर फ्लोरीन जुड़ जाए तो फ्लोरो, क्लोरीन जुड़ जाए तो क्लोरो। इसी तरह से अगर ब्रोमीन जुड़ जाए तो ब्रोमो, आयोडीन जुड़ जाए तो आयोडो। सिमिलरली अगर मैं देखूं, अगर हैलोजन जुड़ जाते हैं तो क्या कहलाते हैं, हैलो। ठीक है, हैलो कहलाते हैं। ठीक है, ये आपके सब के लिए है, ये जितने भी हैलोजन है सभी के लिए क्या बन जाएगा, हैलो। फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो। ठीक है, ये सारे एग्जांपल। तो प्रतिस्थापी समूह समझ में आए। अगर चेन के साथ क्या जुड़ा हो, CH3 तो मेथिल, C2H5 जुड़ा हो तो एथिल, C3H7 जुड़ा हो तो प्रोपिल, अगर NO2 जुड़ा हो तो नाइट्रो, अगर बेंजीन जुड़ जाए उस चेन से
तो फेनिल बोलते हैं, अगर फ्लोरो जुड़ जाए तो फ्लोरो बोलते हैं, क्लोरो जुड़ जाए तो आपका फ्लोरो क्लोरो, इस तरह से आप आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। अब आते हैं क्रियात्मक समूह पे, ठीक है। तो देखिए कुछ इस प्रकार से यहाँ क्रियात्मक समूह है। तो जैसे हम पहला क्रियात्मक समूह देखें, एल्कोहल। एल्कोहल की पहचान क्या होती है? चेन के साथ OH समूह लग जाता है, OH समूह, एक ऑक्सीजन एक हाइड्रोजन, तो OH समूह लग जाता है। और जब हम यौगिक का नामकरण करते हैं तो वहां हम क्या करते हैं, नाम के अंत में, मैंने बताया था लास्ट नेम में क्या जोड़ते हैं? ऑल जोड़ देते हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है? क्या करते हैं, एल्कोहल जहां दिख जाता है वहां नामकरण करते समय अंत में क्या जोड़ते हैं? ऑल जोड़ देते हैं। इसी तरह अगर हम देखें किसी चेन में अगर क्या जुड़ जाए? CHO, देखो ध्यान से देखना, CHO आपका इस प्रकार से भी दिख सकता है और इस प्रकार से भी दिख सकता है, तो ध्यान दीजिएगा, ये दोनों आपके एल्डिहाइड ग्रुप की ही पहचान है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो अगर एल्डिहाइड समूह आपका क्या है, दिख जाए कहीं, तो जब हम नामकरण करते हैं तो उसके अंत में क्या लगा देते हैं? अल लगा देते हैं, ओके, अल लगा देते हैं। फिर नेक्स्ट देखते हैं कीटोन। कीटोन की पहचान होती है, उसमें क्या होता है, बीच में कार्बन, एक कार्बन के साथ डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन जुड़ा होता है और उस कार्बन से दोनों साइड चेन लगी होती है, दोनों साइड चेन लगी होती है। तो इसका जब IUPAC नेम लिखेंगे तो क्या बनेगा? ऑन, ONE, ऑन, ओके। फिर अब नेक्स्ट आता है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है, इसकी पहचान क्या होती है? एक साइड चेन होती है और उसी से क्या जुड़ा होता है? COOH, या इसको हम COOH को हम कन्वर्ट कर सकते हैं C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और उसी कार्बन के साथ क्या जुड़ा है? एक OH ग्रुप जुड़ जाता है। तो ये पहचान किसकी होती है? कार्बोक्सिलिक एसिड की, ठीक है। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड आ रहा है तो उसको हम क्या करते हैं, नाम जब लिखते हैं तो वहां ओइक एसिड जोड़ देते हैं, ठीक है। फिर आपका आता है ईथर। ईथर की पहचान क्या होती है? दो चेन, जहां दो चेन होती हैं उन दो चेनों को जोड़ने के लिए क्या रहता है? वहां पे ऑक्सीजन जुड़ा होता है। तो ऑक्सीजन से जब दो चेनें जुड़ जाएं तो उनका पहचान क्या होती है? वो ईथर क्रियात्मक समूह कहलाता है, ठीक है। अब देखो दो चेनें हैं, दो चेन होंगी तो जरूरी नहीं है कि दोनों चेनें बराबर हो, उसमें छोटी या बड़ी चेन हो सकती है, स्मॉल या लॉन्ग चेन हो सकती है। तो हमको देखो इसमें IUPAC नेम लिखते समय यह ध्यान देना होता है कि जो स्मॉल चेन होती है उसमें हम क्या जोड़ते हैं? ऑक्सी समूह जोड़ देते हैं। मतलब सिंपल सा कहें, स्मॉल चेन के साथ ऑक्सीजन जुड़ा रहता है, ऑक्सीजन का नाम भी वहां लिख देते हैं। तो क्या होगा? स्मॉल चेन के साथ ऑक्सी ग्रुप जुड़ जाता है, ऑक्सी ग्रुप जुड़ जाता है, और जो लॉन्ग चेन होती है उसके साथ एन ग्रुप जुड़ जाता है, ठीक है। अभी एग्जांपल से सारा कुछ समझेंगे कि कैसे एल्कोक्सी हो रहा है, कैसे एल्केन हो रहा है, ठीक है। तो क्या हुआ? स्मॉल चेन के साथ एल्कोक्सी और लॉन्ग चेन के साथ एल्केन, ठीक है। फिर आप आते हैं एस्टर पे। एस्टर, तो एस्टर की पहचान क्या है? कुछ नहीं, थोड़ा सा परिवर्तन आ गया ईथर और एस्टर में। इसमें क्या होता है? इसमें भी आपका दो चेनें होती हैं, दोनों चेन के मध्य में एक कार्बन के साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और साथ ही साथ उसी कार्बन के साथ एक सिंगल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन जुड़ा होता है। देख पा रहे हैं? ये क्या है? एक कार्बन है जिसके साथ एक सिंगल बॉन्ड में भी ऑक्सीजन जुड़ा है, साथ ही साथ डबल बॉन्ड में भी ऑक्सीजन जुड़ा है। और अगर इस समूह के दोनों साइड चेन आपकी लगी हो तो ऐसा क्या समूह होता है? एस्टर क्रियात्मक समूह, ठीक है। अब इसका नामकरण कैसे करते हैं? जो छोटी चेन होती है, क्योंकि दो चेन है, जरूरी नहीं दोनों बराबर हो, तो इसमें क्या होता है? कोई छोटी कोई बड़ी चेन है, तो जो छोटी चेन होती है, जो स्मॉल चेन होती है, उसमें क्या जोड़ते हैं? एल्किल या इल जोड़ देते हैं, ठीक है। तो उसको क्या कहते हैं? उसमें क्या जोड़ देते हैं? एल्किल, ठीक है। और जो लॉन्ग चेन होती है उसको हम कन्वर्ट करते हैं एल्केनोएट में, ओके, समझ पा रहे हैं? एल्किल और एल्केनोएट। तो आप लोग क्या करें, इस टेबल को आप लोग वीडियो पॉज करके पूरा अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, ठीक है। ठीक है, आइए अब देखते हैं कुछ नियम होते हैं नामकरण करने के लिए, जैसे आप जो सामने आपके लिखे हुए हैं। पहला नियम क्या है? देखो, जैसे हम कोई भी यौगिक देखते हैं तो उसमें आपके एक कार्बन, जरूरी नहीं कि हर जगह एक ही कार्बन हो, उसमें ढेर सारे कार्बन हो सकते हैं। ढेर सारे कार्बन की मतलब ये होता है कि उसमें कोई ना कोई चेन होती है, और चेन को जब हम नामकरण करते हैं चेन का, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं? उसमें काउंटिंग करते हैं, ठीक है, काउंटिंग करते हैं। तो काउंटिंग हम किधर से करेंगे उसकी यहाँ पे हमने ऑर्डर लिख रखा है कि जिधर आपको सबसे पहले देखेंगे क्रियात्मक समूह जिधर मौजूद होगा उधर से हम काउंटिंग शुरुआत करते हैं, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले प्रायोरिटी किसको देंगे? महत्व किसको देंगे? क्रियात्मक समूह को।
अगर उस यौगिक में क्रियात्मक समूह नहीं है तो फिर किसको देंगे प्रियोरिटी, ट्रिपल बॉन्ड या डबल बॉन्ड को। ठीक है, मान लो अगर वो भी आपका ये अगर आपको डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं दिख रहा है तो फिर हम किसको देंगे महत्ता, प्रतिस्थापी समूह को। इंपॉर्टेंस किसको देंगे, प्रियोरिटी किसको देंगे, प्रतिस्थापी समूह को। समझ पा रहे हैं ऑर्डर, क्रियात्मक समूह को सबसे पहले, अगर ये नहीं है तो ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड को, अगर ये भी नहीं है तो फिर प्रतिस्थापी समूह को। ठीक है, अब आते हैं नामकरण हम कैसे लिखते हैं। तो देखिए अगर उस यौगिक में क्या लिखा है आपका, प्रतिस्थापी समूह मौजूद है, तो सबसे पहले देखेंगे ये नंबरिंग करने के बाद ये देखेंगे कि वो प्रतिस्थापी समूह किस कार्बन पर मौजूद है, तो उस कार्बन का क्या लिखेंगे, यहाँ पे नंबर लिख देंगे, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। ठीक है, इस तरह से हम क्या करेंगे, उसका नंबर लिख देंगे। फिर हम क्या करेंगे, प्रतिस्थापी समूह जो है उसका नाम लिखेंगे। फिर नेक्स्ट क्या करेंगे, प्रतिस्थापी जो आपका कार्बन है, कार्बन का भी हमें अभी लास्ट हमने नंबर देखा कि एक कार्बन है तो एच, दो है तो एच, तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, यहाँ नंबर अगर 4 है तो ब्यूट, तो इस तरह से नंबर के आधार पर उनका नाम लिख देंगे। फिर देखेंगे बंध आपका, अगर एकल बंध है, सिंगल बॉन्ड है, तो उसके लिए स्थिति की आवश्यकता नहीं होती है। अगर सिंगल बॉन्ड हो तो उसके लिए स्थिति की आवश्यकता नहीं होती है, बट अगर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, द्विबंध या त्रिबंध होते हैं, तो उनके लिए क्या करना होता है, उनकी वो किस जगह मौजूद है, किन दो कार्बन के मध्य मौजूद है, उनकी स्थिति भी यहाँ पे लिखनी पड़ती है। तो क्या हुआ, बंध की स्थिति, फिर बंध का नाम, फिर वैसे ही यहाँ क्या होगा, क्रियात्मक समूह की स्थिति। अब अगर क्रियात्मक समूह उस यौगिक में मौजूद है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले वो क्रियात्मक समूह किस कार्बन पर मौजूद है उसकी स्थिति लिखेंगे, फिर हम क्या करेंगे, क्रियात्मक समूह का नाम लिखेंगे। ठीक है, समझ पा रहे हैं बच्चों, तो आप नियम समझ पा रहे हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, उनकी स्थिति लिखते हैं, फिर नाम लिखते हैं। अगर कॉमनली देखें, स्थिति नाम, स्थिति नाम, स्थिति नाम, इस तरह से हम चल रहे हैं। ठीक है, तो आप देखें कुछ बेसिक एग्जांपल लेते हैं, फिर हम पूरे नियम को अच्छे से फॉलो करेंगे। तो जैसे हमने स्टार्टिंग में देखा, आप देखो यहाँ देखा जाए तो आपकी चेन है, 2 कार्बन की चेन है। ठीक है, 2 कार्बन की चेन है, सिंपल सी, और हम हमेशा यहाँ पे हम ऐसी चेन लेते हैं जिसमें नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा हो, सबसे ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन होते हैं, उसी को हम लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखा जाए तो 2 नंबर ऑफ कार्बन है। ठीक है, अब साथ ही साथ देखो, अब हमने बताया कि काउंटिंग करना होता है, तो काउंटिंग करने के लिए प्रायोरिटी हम देखेंगे। तो क्या इस यौगिक में कोई क्रियात्मक समूह मौजूद है, नहीं मौजूद है। क्या कोई डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है, नहीं मौजूद है। कोई प्रतिस्थापी समूह है, नहीं है। तो हम क्या करें, कुछ नहीं, हम कहीं से भी काउंटिंग कर सकते हैं, कहीं से भी काउंटिंग कर सकते हैं। तो चलो अच्छा देखते हैं, काउंटिंग करते हैं। मान लो अगर इधर से काउंटिंग करना, ठीक, कौन सा, पहला कार्बन हो गया, ये कौन सा हो गया, दूसरा कार्बन हो गया। ठीक है, अब हमने क्या बताया था कि जब 2 कार्बन होते हैं तो उसके लिए हमने क्या नाम बताया था, जैसे एक के लिए मेथ होता है तो 2 के लिए क्या होता है, 2 के लिए क्या होता है, एथ होता है, एथ होता है ना, एथ होता है। ठीक है, अब हमने क्या किया, 2 कार्बन का नेम लिख दिया। ठीक है, हमें ये नहीं था, अब हमने क्या किया, यहाँ पहुंच गए, कार्बन के नेम के आधार पर हमने एथ लिख दिया। फिर अब देखो हमने क्या बताया था, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो तब हम बंध की स्थिति लिखते हैं, पर यहाँ क्या है, सिंगल बॉन्ड है, तो अगर स्थिति गई काम से, स्थिति तो लिखना नहीं है। ठीक है, अब क्या है, बंध का नाम आया, तो बंध का नाम आपने देखा ना, एकल बंध जहां होता है उसका नाम क्या होता है, एन होता है। ठीक है, तो जहां आपका एकल बंध होता है उसका नाम क्या होता है, एन होता है। तो आप जोड़ के देखो, बनाओ, क्या बना, एथेन। ठीक है, तो इस यौगिक का नाम क्या निकल के आया, एथेन। ठीक है, अब यहाँ चलो देखते हैं, यहाँ देखें, यहाँ भी देखो आपका नंबर 2 कार्बन है। ठीक है, यहाँ ना कोई क्रियात्मक समूह है, ना आपका प्रतिस्थापी समूह है, डबल बॉन्ड है। अब चाहे आप, अच्छा 2 कार्बन है तो आप चाहे काउंटिंग इधर से भी करो, कोई फर्क नहीं पड़ना, 1 2। ठीक है, 1 और 2। अब देखो इसमें जैसे देखें, 2 कार्बन है तो हमने क्या बताया, 2 कार्बन के लिए क्या लिखते हो, एथ लिखते हो। ठीक है, अब डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड चाहे आप इधर देखो चाहे इधर देखो, पहले ही कार्बन पर है। ठीक है, अगर हम इधर से देखते तो इसको पहला मान लेते, इसको दूसरा मान लेते, ये भी आपका क्या होता, पहले ही होता था। क्या होगा, देखो अब यहाँ क्या है, स्थिति आपको लिखने की आवश्यकता है। मैंने क्या बताया, जब डबल बॉन्ड होता है तो स्थिति लिखते हैं। तो देखो इसके बाद क्या लिखेंगे, एथ लिख दिया, उसके बाद हम क्या लिखेंगे, उसकी स्थिति, बंध की स्थिति। आप देखो यहाँ पे कार्बन का नाम हमने लिख दिया, फिर हम क्या लिख रहे हैं, बंध की स्थिति कहाँ पे मौजूद है, पहले वाले कार्बन पे। ध्यान देना हमेशा, अगर आपका कोई बॉन्ड पहले और दूसरे कार्बन के बीच है, पहले और दूसरे कार्बन के बीच है, तो जो हम नंबर लिखते हैं वो यही वाला नंबर लिखते हैं। अगर दूसरे और तीसरे के बीच है, ध्यान देना,
दूसरे और तीसरे के बीच है तो हमेशा स्मॉल नंबर लिखते हैं। ध्यान रखिएगा, जो हम यहाँ पे पोजीशन लिखते हैं वो हमेशा स्मॉल नंबर लेते हैं, ठीक है। जैसे हमने यहाँ 1 और 2 के बीच था 1 लिया, 2 और 3 के बीच था 2 लिया, ठीक है। तो इस तरह ध्यान रखिएगा। चलो, तो यहाँ 8 1। अब देखो डबल बॉन्ड के लिए हमने क्या पढ़ा था, डबल बॉन्ड के लिए हमने पढ़ा था इन, ठीक है। तो इसका नाम क्या बना, 8 1 इन। या हम क्या करते हैं, 1 को हम हटा सकते हैं, इसको हम एथीन भी बोल सकते हैं, ठीक है। समझ पा रहे हैं बच्चों, समझ पा रहे हैं। और चलो एग्जाम्पल देखते हैं। सिमिलरली अगर यहाँ देखा जाए, इसको एग्जाम्पल देखा जाए, यहाँ क्या है, 2 कार्बन है, ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड है। इसके अलावा ना आपका प्रतिस्थापी समूह है ना क्रियात्मक समूह है। तो अब इसमें देखा जाए तो इसका देखो क्या बनेगा, काउंटिंग हम कहीं से भी करें 1 2, ठीक है। अब सिंपल सा 2 कार्बन है तो उसके लिए आपने क्या देखा 8, ठीक है। और यहाँ देखा जाए तो ट्रिपल बॉन्ड है, इसके लिए हम बंध की स्थिति लिखेंगे ना, तो बंध की स्थिति लिखेंगे अगर, तो बंध की स्थिति देखा जाए पहले दूसरे कार्बन के बीच है, तो हमने अभी बताया कि जो नंबर लिखते हैं वो हमेशा स्मॉल नंबर लिखते हैं। अब देखो स्मॉल नंबर लिख दिया। फिर अब देखो क्या, ट्रिपल बॉन्ड के लिए हमने आईपीएसी नेम क्या बताया था, मूल नाम आइन, तो आइन हो गया आपका। तो इसका नाम क्या टोटल बना 8 1 आइन। या हमने बताया कि 1 हो तो आप उसको 1 गायब कर सकते हो, तो आप क्या बोल सकते हैं इसको, एथाइन, ठीक है। तो इस यौगिक का नाम क्या है, एथाइन। देखो कितना आसानी से हम लोग इसका नामकरण कर पा रहे हैं, ठीक है। आप थोड़ा सा लॉन्ग चेन लेते हैं, ठीक है, लॉन्ग चेन लेते हैं। आप थोड़ा सा आते हैं, देखते हैं। आप देखो ये आप देखो तो 3 कार्बन वाली चेन है, ठीक है। अब मैंने क्या बताया था, अब चेन जब यहाँ क्या हो, जब 3 कार्बन आ गए तो अब आपको प्रायोरिटी देखनी पड़ेगी कि किधर से काउंटिंग किया जाए। तो अब आप देखो ठीक है। अब आते हैं 4th एग्जाम्पल पे। देखो यहाँ पे अगर हम देखा जाए तो यहाँ नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 1 2 3 कार्बन है। अब हम यहाँ प्रियोरिटी ऑर्डर देखेंगे। प्रियोरिटी ऑर्डर आपको क्या बनता है, सबसे पहले देखेंगे क्रियात्मक समूह है, यहाँ पे नहीं है क्रियात्मक समूह। फिर देखेंगे डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है, तो देखेंगे हाँ डबल बॉन्ड पे यहाँ मौजूद है। तो अब जिधर से डबल बॉन्ड पास पड़ेगा हम उधर से काउंटिंग करेंगे। तो अगर आप खुद से देखो तो डबल बॉन्ड क्या इस कार्बन से पास पड़ रहा है ना, तो डबल बॉन्ड जिस कार्बन से पास पड़ता है हम उधर से काउंटिंग करते हैं। इसका मतलब ये पहला कार्बन, ये दूसरा और ये तीसरा कार्बन, ठीक है, समझ पा रहे हैं। फिर अब हम क्या करते हैं, हम नामकरण पे आते हैं। नामकरण पे आते हैं तो सबसे पहले हमने प्रतिस्थापी समूह लिखना होता है। तो इस यौगिक में, इस चेन में तो प्रतिस्थापी समूह है नहीं, तो अब कहाँ पे आएंगे, कार्बन पे आएंगे। तो कार्बन देखो कितने कार्बन है, 3 कार्बन है। 3 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं, प्रोप, ठीक है, प्रोप लिख दिया। फिर अब क्या करते हैं, बंध की स्थिति लिखते हैं। अगर डबल बॉन्ड हो तब बंध की स्थिति लिखते हैं। तो डबल बॉन्ड है आपका, तो किसके किसके बीच है, पहले और दूसरे कार्बन के बीच। तो हमने अभी बताया था कि जब नंबरिंग करते हैं तो 2 कार्बन अगर है तो जो मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन होता है, जो कम नंबर वाला कार्बन होता है, उसी को हम यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। अब नंबर लिख दिया। फिर अब डबल बॉन्ड के लिए हमने क्या बताया था, डबल बॉन्ड का नाम क्या होता है, इन, ठीक है, इन। तो क्या नाम बन गया, प्रोप 1 इन। और 1 को आप एक तरह से प्लस की तरह समझो, धन की तरह। तो धन क्या करता है, 2 शब्दों को आपस में जोड़ देता है। तो क्या बना ये, प्रोपीन, ठीक है, प्रोपीन। समझ पा रहे हैं, प्रोपीन। अब देखते हैं कुछ एग्जाम्पल, जैसे जिसमें आपका प्रतिस्थापी समूह, क्रियात्मक समूह और आपके सारी टर्म्स मौजूद हों। जैसे हम देखते हैं एक सिंपल सा लेते हैं, CH2, 5वां एग्जाम्पल है CH2
इसमें क्लोरीन ऐड कर दे रहे हैं, ठीक है, क्लोरीन ऐड किया, फिर एक ले लिया हमने CH, इसमें हम फ्लोरीन ऐड कर दे रहे हैं, ठीक है। और जैसे आगे कंटिन्यू करें तो इसमें हम अगर कोई क्रियात्मक समूह ले लेते हैं, ठीक है, कोई क्रियात्मक समूह भी ले लेते हैं, ठीक है, और क्या करते हैं इसमें हम बेंजीन भी जोड़ देते हैं, बेंजीन भी जोड़ दिया, ठीक। बस अब क्या करते हैं CH3 कर देते हैं। एक थोड़ा सा छोटा एग्जांपल लेते हैं, धीरे धीरे आगे हम बढ़ेंगे। तो अब चलो अब देखते हैं इस एग्जांपल को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो हमने क्या बताया, हम सबसे पहले क्या करेंगे, लॉन्ग चेन ढूंढते हैं। लॉन्ग चेन अगर देखा जाए तो लॉन्ग चेन आपकी यही चेन है ना, 1 2 3 4, यही कार्बन वाली चेन होगी। तो हम देखो ये चेन आपकी बनी, यही चेन बनी, ठीक है। अब देखो इसमें 4 कार्बन है। अब चेन बनने के बाद क्या होता है काम आपका, काउंटिंग करना होता है कि हम कार्बन को किधर से काउंट करेंगे। तो हम क्या कहें, इसके लिए प्रायोरिटी ऑर्डर हमने बनाया, क्रियात्मक समूह। तो अब देखो इसमें क्रियात्मक समूह हमको सबसे पहले प्रायोरिटी देना है। तो देखो क्रियात्मक समूह किधर साइड है, यहाँ पर है ना OH समूह। तो OH समूह देखो क्या इस कार्बन के पास है या इस कार्बन के पास है, तो किसके पास है, इस कार्बन के पास है ना। तो इस वजह से हम क्या करेंगे, इधर से हम काउंटिंग करेंगे। तो ये पहला कार्बन हो गया, तो ये वाला आपका क्या हो जाएगा, दूसरा कार्बन, ये वाला तीसरा कार्बन, और ये वाला आपका चौथा कार्बन हो जाएगा, ठीक है। अब देखो नंबर ऑफ कार्बन हमने कर लिया, नंबरिंग कर लिया। अब उसके बाद आप आते हैं दूसरे नियम पे। तो अब दूसरे नियम पे आ रहे हैं। तो अब यहाँ एक चीज ये ध्यान देनी, देखो कौन कौन से यहाँ प्रतिस्थापी समूह हैं। एक आपका देखो क्लोरो है, क्लोरीन है, एक आपका ये फ्लोरीन है, और एक है बेंजीन है। इसके बारे में मैंने बताया ना, क्लोरो क्या हो जाता है, क्लोरीन क्या हो जाता है, क्लोरो हो जाता है, फ्लोरीन फ्लोरो हो जाता है, और बेंजीन क्या हो जाता है, फेनिल हो जाता है। अब देखो अब एक चीज यहाँ ध्यान देने लायक है कि जब हम प्रतिस्थापी समूह का नाम लिखते हैं तो नाम लिखते समय हम ध्यान देते हैं अल्फाबेटिकल, मतलब यहाँ पे अल्फाबेटिकली हम नाम लिखेंगे। जैसे देखा जाए क्लोरो है तो ये C से शुरू हो रहा है, फ्लोरो है तो ये F से शुरू हो रहा है, ये फेनिल है तो ये P से शुरू हो रहा है। समझ पा रहे हैं, क्लोरो C से शुरू होगा, फेनिल F से, और आप फेनिल फ्लोरो F से, और फेनिल आपका P से, ठीक है। तो आप नामकरण करते समय ध्यान दीजिए, देखो क्या कैसे नाम होगा। देखो सबसे पहले प्रतिस्थापी समूह लिखना है। अब नंबरिंग हमने किया, ये जो क्लोरो कहाँ जुड़ा हुआ है, क्लोरो चौथे कार्बन पे ना, तो हम क्या करेंगे 4, पहले सबसे पहले पोजीशन देखो ये लिखा हुआ है प्रतिस्थापी समूह की स्थिति। तो पहली स्थिति हमने लिखा कहाँ पे क्लोरीन मौजूद है, चौथे पे। और क्लोरीन को हम कैसे कन्वर्ट करते हैं, क्लोरो, ठीक है, क्लोरीन को हम क्या लिख देते हैं, क्लोरो, ठीक है। फिर कॉमा लगाने हैं, फिर देखो क्या है, उसके बाद C के बाद F आएगा। F कहाँ पे जुड़ा है, तीसरे कार्बन पे, ठीक है, तीसरे कार्बन पे। तो 3 फ्लोरो, ठीक है, 3 आपका बन गया ये फ्लोरो हो गया, ठीक है। फिर आप कॉमा लगाइए, फिर देखिए क्या है, फेनिल है। फेनिल किस कार्बन से जुड़ा हुआ है, दूसरे कार्बन से, दूसरे कार्बन से ना, ये क्या हो जाएगा 2 और ये क्या बन जाएगा 2 फेनिल, ठीक है, 2 फेनिल। अब देखो जितने प्रतिस्थापी समूह थे वो सारे कंप्लीट हो गए। अब हमको कहाँ पे आना है, नंबर ऑफ कार्बन पे। तो 4 कार्बन है, 4 कार्बन के लिए हम क्या लिखते हैं, ब्यूट, ठीक है, 4 कार्बन के लिए हम ब्यूट लिखते हैं। अब देखो चारों कार्बन देखा जाए तो सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट है, सिंगल बॉन्ड से है, तो बंद की स्थिति तो हमें लिखनी नहीं है, तो बंद का नाम डायरेक्ट लिख देते हैं। तो हम क्या लिखते हैं, बंद का नाम एन जोड़ देते हैं, तो ब्यूट में एन जोड़ेंगे तो ब्यूटेन बनेगा, ठीक है। फिर अब देखो यहां तक हम पहुंच गए, यहां तक पहुंच गए। अब आता है क्रियात्मक समूह। तो अगर आप देखो तो यहाँ पे OH आपका क्रियात्मक समूह मौजूद है। तो अगर क्रियात्मक समूह की स्थिति लिखनी है तो किस कार्बन पे मौजूद है, दूसरे कार्बन पे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 लिखेंगे, और OH के लिए हमने क्या बताया था, OH जहां होता है एल्कोहल, जहां होता है एल्कोहल, वहां क्या जोड़ते हैं, ऑल जोड़ देते हैं। समझ पा रहे हैं बच्चों, हमने सबसे पहले क्या किया, देखा चेन कौन सी, ऐसी चेन हमको सिलेक्ट करना है जिसमें नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा हो। तो हमने देखा तो यही एक चेन थी जिसमें नंबर ऑफ कार्बन 4 थे। फिर हमको देखना प्रायोरिटी ऑर्डर, ये क्या है, प्रायोरिटी ऑर्डर। देखा जाए तो इसको हम बोलते हैं प्रायोरिटी ऑर्डर, ठीक है, प्रायोरिटी ऑर्डर, ठीक। तो प्रायोरिटी ऑर्डर का काम क्या होता है, जब हम नंबरिंग करते हैं तो ये हमें सजेस्ट करता है किधर से नंबरिंग करना है, ठीक है। तो अब देखा जाए तो इसमें सबसे पहले किसको हम प्रायोरिटी देते हैं, क्रियात्मक समूह को, ठीक है। तो क्रियात्मक समूह किधर है, यहाँ पे है ना, तो इसका मतलब ये जिस कार्बन से पास में होगा उधर से हम काउंटिंग करेंगे। देखो ये आपका इस कार्बन के पास है ना, तो इस वजह से क्या होगा, ये इसके पास रहेगा, तो यहाँ से काउंटिंग करें 1 2 3 4, ठीक है।
नंबरिंग समझ में आ गई, नंबरिंग कर लिया। अब उसके बाद क्या, अब इस पे आते हैं, प्रियोरिटी हो गया तो अब इस दूसरे नियम पे आते हैं। तो दूसरे नियम क्या है, सबसे पहले प्रतिस्थापी समूह का नाम लिखना है। तो अब देखो यहाँ 3 प्रतिस्थापी समूह कौन कौन से, क्लोरीन, फ्लोरीन और आपका बेंजीन ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब देखो, अब इसमें नामकरण जब करते हैं, हम नाम लिखते हैं तो इसमें हम प्रतिस्थापी समूह का नाम अल्फाबेटिकली लिखते हैं। तो अगर क्लोरीन देखें तो सी से शुरू होता है, फ्लोरीन देखें तो एफ से शुरू होता है, और बेंजीन देखें तो बेंजीन का नाम कन्वर्ट होकर फेनिल बनता है। फेनिल किससे शुरू होता है, पी से शुरू होता है, ठीक है। फेनिल आपका पी से शुरू होता है। तो अब देखो, अब अगर आप देखो अल्फाबेटिकली तो सबसे पहले सी आता है, फिर एफ आता है, फिर पी आता है। तो देखो हमने क्या लिखा सबसे पहले, अब देखो क्लोरो, आपने प्रतिस्थापी समूह को पहले स्थिति लिखनी है। तो क्लोरीन किस कार्बन से जुड़ा है, चौथे कार्बन से, तो 4 क्लोरो हो गया। फिर फ्लोरीन किस कार्बन से जुड़ा है, तीसरे से, तो 3 फ्लोरो हो गया। फिर उसके बाद देखो फिनिल किस कार्बन से जुड़ा हुआ है, दूसरे वाले से, तो 2 फिनिल हो गया। तो जितने प्रतिस्थापी समूह थे वो पूरा आपका यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद क्या आता है, कार्बन की संख्या, ठीक है। कार्बन की संख्या देखा जाए कितने कार्बन है, 1 2 3 4 कार्बन है, तो उसके लिए क्या हमने लिखा, ब्यूट लिख दिया, ठीक है। अब देखो चारों कार्बन किस बंध से कनेक्ट है, किस बंध से जुड़े हुए हैं, सिंगल बॉन्ड से। और सिंगल बॉन्ड के लिए मैंने बताया कि नंबर नहीं लिखते हैं, उसकी स्थिति नहीं लिखते हैं, तो उसकी स्थिति हमने नहीं लिखा। और सिंगल बॉन्ड के लिए हमने बताया था एन होता है, तो ब्यूट प्लस एन बन जाता है ब्यूटेन, ठीक है। तो यहाँ तक हम पहुंच गए, यहाँ तक। और उसके बाद क्या आता है, क्रियात्मक समूह। तो क्रियात्मक समूह देखो, क्रियात्मक समूह की स्थिति भी लिखनी होती है। तो क्रियात्मक समूह देखो किस कार्बन से जुड़ा हुआ है, दूसरे कार्बन से, तो हमने उसकी स्थिति लिखी और उसके बाद हमने एक उसका नाम लिख दिया। अल्कोहल ग्रुप है तो ऑल ग्रुप जोड़ देते हैं, ठीक है। मैं अब आपको एक प्रैक्टिस के लिए आपको एक एग्जांपल देता हूं, आप लोग ट्राई करिएगा खुद से। जैसे आपको एक एग्जांपल देता हूं, आप ट्राई करिएगा, देखते हैं। जैसे एग्जांपल, आपका छठा एग्जांपल आपके लिए होमवर्क रहेगा, ठीक है। देखते हैं, CH2 डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH क्लोरीन, इधर हम हाइड्रोजन इधर कर देते हैं OH, ये आपके लिए एग्जाम्पल रहेगा होमवर्क के लिए, ठीक है। बाकी कुछ एग्जाम्पल्स जो हैं हम नेक्स्ट क्लास में फिर से कंटिन्यू रखेंगे। थैंक यू।